ये एक ऐसा सुपर हीरो, यही सोच रहा था मैं जब मैं देख रहा था मार्वल का नया एंटरप्राइज वंडर मैन। नाम वंडर मैन पर ये सुपर हीरो शो नहीं है, ये एक एक्टर की जर्नी, स्ट्रगल, फेम और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी है। हॉलीवुड की मेटा जोक्स, इंडस्ट्री सटायर और एक अलग मार्वल एक्सपेरिमेंट। पर सवाल सिंपल है, कैसी है वंडर मैन? क्या आयरन मैन 3 शांग-ची में दिखा ट्रेवर स्लैटरी एक्टर बन पाएगा? चले देखते हैं स्पॉइलर फील्ड एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन में, जहां सीरीज को लेकर स्पॉयलर्स भर के हैं, इसीलिए एज अ वार्निंग बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। जैसे मैंने इंट्रो में मेंशन किया था, वंडर मैन एक सुपर हीरो सीरीज नहीं है। सुपर हीरो तो सिर्फ एक बहाना है। मार्वल को एक्चुअली फिल्मों के दीवानों पर सीरीज बनानी थी और इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत होती है एक नकली फिल्म वंडर मैन के साथ, जो एक्चुअली एक फिक्शनल फिल्म है। रियलिटी में ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, और जो इमोशन ये फिल्म दिखाती है उसे हर सिनेमा लवर समझेगा, क्योंकि यहाँ दिखाया जाता है यंग साइमन विलियम्स को, तो वंडर वुमन देखते रहता है और दुनिया में खो जाता है। ऑब्वियसली साइमन इससे रिलेट कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ पावर्स है जिस पर हम बाद में आएंगे। ये काइंड ऑफ इमोशन से मिलता जुलता है जब स्टार वॉर्स देख के लोग पागल हो गए थे, या फिर जब एमसीयू को देखकर हम जैसे लोग पागल हो गए थे। मैं तो आज भी हूँ। चल झूठा। इसीलिए एपिसोड का नाम रखा गया है मैटनी एप्ली। खैर, हम मिलते हैं याया अब्दुल मतीन से, जो निभा रहे हैं साइमन विलियम्स का किरदार, जो बाद में बनता है वंडर मैन नाम का सुपर हीरो, जिसकी कॉमिक बुक कहानी है कुछ ऐसी। साइमन विलियम्स था एक हॉलीवुड एक्टर जो आयोनिक एनर्जी से सुपर हीरो बने और वंडर मैन के नाम से जाने गए। पिता स्टैनफोर्ड विलियम्स की कंपनी विलियम्स इनोवेशन संभालने के बाद भाई एरिक की आपराधिक हरकतों की वजह से कंपनी खत्म हो गई और साइमन पर गबन का आरोप लग गया। एरिक विलियम्स था ग्रिम रीपर नाम का विलन, जिसकी मुकुट वांडा विजन सीरीज में दिखाया गया था, और वंडर मैन सीरीज में इसी किरदार को निभा रहे हैं दिमित्रिस ग्रूस। खैर, फाल्कन द विंटर सोल्जर सीरीज में नाचते हुए किरदार बैरन ज़ीमो ने उसे आयोनिक एनर्जी के थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन करके पावर्स दिए और एवेंजर्स में जासूस बनाकर भेजा। लेकिन साइमन ने ज़ीमो के खिलाफ जाकर टीम को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और कोमा में चला गया। बाद में न्यू ऑर्लिन्स में मास्टर वुडू के जादू से एरिक ने साइमन को जिंदा किया और कंट्रोल किया। साइमन ने एरिक के कंट्रोल में रहते हुए एवेंजर्स पर अटैक कर दिया, पर एवेंजर्स की मदद से साइमन फिर से होश में आ गया। वो पूरी तरह ठीक होकर एवेंजर्स में शामिल हुआ, फिर हॉलीवुड आकर एक्टिंग की, लेकिन बाद में वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के साथ मिलकर फिर से सुपर हीरो बन गया। कॉमिक्स में एक ट्रैक भी था, वंडर मैन, विजन और वांडा मैक्सिमोफ के बीच सेटअप किया गया था एक लव ट्रायंगल, पर मुझे नहीं लगता ये सीरीज उस तरफ जा रही है, क्योंकि वांडा एमसीयू में मर चुकी है और विजन अब सफेद टिन का डब्बा बन गया है। सीरीज में हालांकि उसके ओरिजिन को अलग दिखाया गया है, एपिसोड वाइज आते रहे, लेकिन उसे यहाँ दिखाया गया है स्ट्रगलिंग एक्टर जो अपने रोल में उतना घुस जाता है कि लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते। साइमन के ओपनिंग सीन में वो अपने ट्रेलर में सैंक्टम पर मेंशन करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम पर रेफरेंस हो सकता है, जब साइमन अपने शूट की तरह बढ़ रहा होता है। एक बिलबोर्ड पर लिखा आता है रॉजर्स द म्यूजिकल, जिस पर एक फिल्म बन रही है। रॉजर्स द म्यूजिकल एक ब्रॉडवे शो था जो दिखाता हॉकाई सीरीज में, जो कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की लाइफ पर आधारित थी। स्पेशली वो डील कर रही थी पहले एवेंजर्स मूवी के शितारी फाइट सीन पर, लेकिन उस प्ले में ऐड किया गया था स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन को भी, जो उस फाइट का पार्ट था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस शो पर फिल्म बन रही है। अपने सेट पर साइमन 2008 की ड्रामा सीरीज सन ऑफ एनार्की पर रेफरेंस देता है, पर कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने और चेंजेस डिमांड करने की वजह से उसे उस शो से निकाल दिया जाता। वैसे जिस शो का शूट साइमन यहाँ कर रहा था वो प्रचलित हॉरर सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी है। उसे निकाले जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है और उस वक्त साइमन अपने सबसे वीक मूवमेंट में होता है और तभी उसके अंदर का पावर निकलता है, यानी उसके पास पावर्स एग्जिस्ट करते हैं। डस्टिन डेनियल क्रेटन, जिन्होंने अब तक शांग-ची बनाई है और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी बना रहे हैं, वो शो रनर है इस सीरीज के, और वो इस एपिसोड के पहले कुछ मूवमेंट में ही एस्टैब्लिश कर देते हैं कि साइमन एक लोनर है, चुपचाप बंदा है जिसका एक ही प्यार है, सिनेमा। उसका एक सीक्रेट भी है कि वो एक सुपर हीरो है। तो साइमन पहली बार अपने घर में घुसता है, उसके दरवाजे पर लिखा है नंबर 9, जो हिंट है वंडर मैन के पहले कॉमिक बुक इशू पर, जो कि है एवेंजर इशू 9 कॉमिक बुक। उसके घर के अंदर दिखता है 1964 की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज लव का पोस्टर। मायूस साइमन अपने पहले प्यार की तरफ जाता है। वो देखना चाहता है एक फिल्म जो निकलता है डस्टिन हॉफमैन का 1969 मिडनाइट काउबॉय मूवी, और क्लिप दिखाया जाता है जहां हॉफमैन के किरदार की मौत का दृश्य देखने को मिलता है, जो उस फिल्म की आखिरी पलों में दिखाया गया था, और वही साइमन पहली बार मिलता है। और एमसीयू का एवर स्ट्रगलिंग एक्टर ट्रेवर स्लैटरी, जिसकी कहानी एमसीयू में शुरू हुई थी आयरन मैन 3 के साथ, किरदार को निभाते हैं लेजेंडरी बेन किंग्सली। आयरन मैन 3 में किंग्सली को प्रेजेंट किया गया एज द लीडर ऑफ 10 रिंग्स मैंडरीन, पर बाद में ये पता चला कि मैंडरीन तो वो है ही नहीं, वो था एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसे एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम की कंपनी ने हायर किया मैंडरीन नाम के टेररिस्ट का नाटक करने के लिए, ताकि वो कंपनी जो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट नाम की, उससे जो मौतें होंगी उसका इल्जाम लगा दिया जाए इस फेक मैंडरीन पर। बाद में फैंस ने हल्ला किया कि मैंडरीन के साथ हुई है ना
नाइंसाफी। और फिर मार्वल ने अपने एक वन शॉट में इस चीज को रेडकॉन किया, जहां 10 रिंग्स के एजेंट को जेल भेजा गया ट्रेवर को जेल से निकलवाने के लिए, क्योंकि असली मैंड्रिन उससे मिलना चाहता था। असली मैंड्रिन निकला शांग-ची का बाप वेन वू, जिसने ट्रेवर को उसके और उसके स्टाफ की पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए चाइना में अपने पर्सनल जेल में बंद कर दिया। और यही शांग-ची को मिला ट्रेवर, जिसने उसे वहां से छुड़वाया। अब ट्रेवर फिर से एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है इस सीरीज में। हालांकि आयरन मैन 3 में उसका मैंड्रिन रोल का रेफरेंस हुआ है, तो एमसीयू में लोग अभी भी उसे मैंड्रिन के नाम से ही पहचान रहे हैं। Pretty sure he used to be a terrorist. ट्रेवर अपने मैंडरिन कांड पर रेफरेंस देता है, इल्यूमिनाटी टीम पर भी नोट देता है, जो एक ऐसी टीम है जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखी थी, जहां अलग-अलग सुपर हीरोज के प्रजातियों लीडर्स ने मल्टीवर्स ऑफ थ्रेट्स से लड़ने के लिए एक टीम बनाई थी। हालांकि वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स 838 का पार्ट थी। 616 में अभी तक इस नाम की कोई टीम नहीं बनी। क्या ट्रेवर का इस चीज का मेंशन करने का मतलब ये है कि इल्यूमिनाटी टीम बन रही है 616 में भी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए? देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी लाइन में ट्रेवर पिज्जा किड पर भी रेफरेंस देता है। 2016 का एक कांड था जहां ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एक आदमी बंदूक लेके पहुंच गया था वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट में। दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स डिफर करते। डस्टिन हॉफमैन के एक और आइकॉनिक 1967 फिल्म द ग्रेजुएट पर थिएटर से निकलते समय मिडनाइट काउबॉयज के अलावा कुछ और नामचीन फिल्मों के नाम दिखते हैं। तोरा 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 एक वॉर एक्शन फिल्म जो बेस्ड था जापान के अटैक पर ऑन पर्ल हार्बर। 20,000 आइज था एक 1961 क्राइम ड्रामा। दोनों थिएटर से निकलते हैं। तो बगल में कुछ एमसीयू फिक्शनल मूवीज के पोस्टर दिखते हैं, इसमें शामिल है ज़ेनिया, क्योंकि है इन यूनिवर्स हॉरर मूवी जिससे लोकी सीरीज में दिखा गया था, जिसके लीड में था ब्रैड वुल्फ नाम का किरदार। कॉमिक्स में ब्रैड वुल्फ को एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था जब वो इसी ज़ेनिया नाम के किरदार को निभा रहा था। फिर उसने थॉर के दोस्त को किडनैप किया और उसी जद्दोजहद में थॉर से लड़ा और पिटा। बगल में यंग फ्रैंकेनस्टाइन की मूवी का पोस्टर है और उसी के बगल में है इटर्नल्स मूवी से कुमार नंजानी का किरदार किंगो के मूवी का पोस्टर, जिसे एक बॉलीवुड सुपरस्टार के हिसाब से दिखाया गया था इटर्नल्स मूवी में। इटर्नल्स अब गायब हो गया एमसीयू से, पर किंगो हर जगह दिख रहा है अभी भी। तभी साइमन को मालूम पड़ता है कि एक्लेम फिल्म मेकर वॉन कोवैक बना रहे हैं वंडर मैन का रीमेक, जिसका ऑडिशन चल रहा है। क्योंकि वो बचपन से ही वंडर मैन का फैन रहा है, तो उसे ये वैन कोवैक फिल्म किसी भी हालत में चाहिए। यही वो कहता है अपने एजेंट को जो इस किरदार को निभा रही है, एक्स मायो। हॉलीवुड में एक्टर्स के अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो उनको फिल्म में एडवर्टाइजमेंट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिलवाते हैं। एक्स मायो यहाँ हॉलीवुड सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो की बात करती है। Oh, they are already talking to Leo. सीन में एक किरदार डोरमैन वीवर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जिसके अनुसार सुपर लोग हॉलीवुड में काम नहीं कर सकते, इसलिए साइमन अपना पावर छुपाना चाहता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है। डोरमैन की कहानी बाद में सुनेंगे जो आएगा एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन में। इस ऑडिशन सीन में ट्रेवर स्पाइडर पर मेंशन करता है, जो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन पर रेफरेंस हो सकता है, Bloody process can go blow a spider. का पार्ट इस फिल्म के शो रनर डेस्टिन डेनकर्टन होने वाले हैं, यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डेस्टिन है। साइमन अपने वॉइड की बात करता है, I've been to the void. इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन डेडपूल वुल्वरीन और थंडरबॉल्ट मूवी में देखने को मिला था, जहां डेडपूल का वॉइड कैंग वेरिएंट ह्यू रिमेन्स द्वारा बनाया गया एक जगह है जहां मल्टीवर्स से तोड़ने वाले वेरिएंट्स को भेजा जाता था। थंडरबॉल्ट वाला वॉइड सेंट्री के अंदर का ईवल है जो हर किसी को अपने काले शैडो में निगल जाता था और अपने सबसे बुरे मेमोरी में भेज देता था। ये उसी पर रेफरेंस होगा। आइकॉनिक शेक्सपियरियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सर जॉन ग्यूगल पर रेफर किया जाता है स्लैटरी के द्वारा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में शेक्सपियर के आइकॉनिक प्ले किंग लियर एक लाइन कहता है ट्रेवर, जिस पर दोनों एक्टर्स बॉन्ड करते हैं, पर ट्रेवर का एक छुपा हुआ राज है जिस पर हम आएंगे एपिसोड 2 में। एपिसोड 2 जिसका टाइटल रखा गया है सेल्फ टेप की शुरुआत होती है ट्रेवर स्लैटरी के साथ, जहां शांग-ची की प्रोसीडिंग के बाद ट्रेवर घर वापस आ रहा होता है और तभी उसे पकड़ के ले जाते हैं अथॉरिटीज, क्योंकि दुनिया के लिए वो अब भी एक भागा हुआ मुजरिम है मैंडरिन। उसे ले जाया जाता है डीओडीसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ऑफिस में, जो कॉमिक्स में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो स्पेशलाइज करता था उन प्रॉपर्टी को रिपेयर करने में जो सुपर हीरो लड़ाई के दौरान डैमेज हो जाता था। एमसीयू में इस ऑर्गेनाइजेशन को टोनी स्टार्क ने बनाया था, पर अब उसे यूएस गवर्नमेंट फंड कर रही है और अब वो सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स को रोकने का काम भी कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम, मिस मार्वल, शी-हल्क सीरीज में दिख चुका है एज अ विलन टाइप ऑर्गेनाइजेशन। आर्यन मोएड एज एजेंट क्लेरी जो दिखे थे मिस मार्वल और स्पाइडरमैन नो वे होम में, वो भी दिखते हैं यहाँ पर ट्रेवर को इंटरोगेट करते हुए। क्लेरी का किरदार भी कॉमिक से लिया हुआ है एज अ डीओडीसी स्टाफ, जो सिविल वॉर समेत कई कॉमिक बुक्स में अपीयर हो चुका है। ट्रेवर और क्लेरी के बीच इंटरोगेशन सीन में आयरन मैन 3 से जो प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाए गए थे ताकि ट्रेवर को एज मैंडरिन प्रूव किया जा सके, उन्हें दिखाया जाता है। और ट्रेवर ने अपने जेल सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किया था, उस पर भी मेंशन किया जाता है। मार्वल के एक वन शॉट में दिखाया गया था कि ट्रेवर को 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर निकाल के ले जाता है और वो पहुंच जाता है असली मैंडरिन शांग-ची के पिता वेनबू के कब्जे में। अब डीओडीसी ने ट्रेवर को साइमन के पीछे भेजा है कि ये प्रूव किया जा सके कि क्या साइमन एक खतरनाक सुपर पावर्ड इंडिविजुअल है कि नहीं। एजेंट क्लेरी और ट्रेवर के बीच सीन में मेगन मूवी पर रेफरेंस दिया जाता है, जो एक हॉरर मूवी फ्रेंचाइज का नाम है, जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा खिलौना बन जाती है खूनी दरिंदी। इसी सीन में ट्रेवर फिर से शेक्सपियर पर एक और रेफरेंस देता है और इस बार बारी है एक और आइकॉनिक प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की। दोनों एक्टर्स पहुंच जाते हैं ट्रेवर के घर पे, जहां कई सारे ईस्टर एग्स हैं। हैमलेट के फेमस स्केलेटन दिखता है जिसे यूरिक बुलाया जाता है, जो एक
जेस्टर का स्कल था जिसे हैमलेट के किरदार ने फेमसली शेक्सपियर के प्ले के दौरान पकड़ा था। ट्रेवर के अनुसार ये यूरिक कई फेमस स्टेज एक्टर्स के पास से होकर आया है और अब उसके पास है, इनका नाम भी लेता है वो इस सीन में। एक वॉल पे टंगा हुआ है पैस्कली आइलैंड का पोस्टर जो एक 1988 मूवी थी, लीड में थे बेन किंग्सली। इन्हीं सीन में किंग्सली खुद की और फिल्मों जैसे 1985 की फिल्म टर्टल डायरी और उस फिल्म की एक्ट्रेस लिंडा जैक्सन की बात करता है। एक टीवी सीरीज कोरोनेशन स्ट्रीट पर भी मेंशन किया जाता है। एक ट्रेवर के घर पे शेक्सपियर के ड्रामा किंग लियर के एडप्टेशन का एक बड़ा सा पोस्टर दिखता है जिसका स्टार ट्रेवर कोरोनेशन स्ट्रीट के अलावा उसकी VHS कलेक्शन में दिखता है 1977 की टीवी सीरीज द वेलवेट ग्लव। सीरीज में किंग्सली ने एक एपिसोड का अपीयरेंस किया था। 1982 की कोर्टरूम कॉमेडी माय कजन विनी का VHS, 1987 की फिल्म ऑस्कर एंड लुसिंडा का VHS भी शामिल है इसमें, जिसके स्टार थे रेल फाइन्स। 1988 की एनिमेटेड फिल्म फर्नगली 2 द मैजिकल रेस्क्यू का VHS भी है यहाँ पर। ट्रेवर के माँ के बगल में चश्मा रखा हुआ है जो उसने एज मैंडरीन पहना था आयरन मैन 3 में, और उसके पीछे है एक मुकुट जिसे पहनकर वो शांग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी में वेन वू और उसके आदमियों को एंटरटेन किया करता था। कैमियो आता है जो पैंटेलिनियो का, जो खुद का रियल लाइफ किरदार निभा रहे हैं इस सीरीज में, जो कई सालों से हॉलीवुड का पार्ट रहे हैं, और उन्हें ट्रेवर का पुराना दोस्त दिखाया गया है। उनकी मूवीज मैट्रिक्स पर रेफरेंस दिया जाता है। उनकी एक और आइकॉनिक मूवी 1984 की बेबीज डे आउट का पोस्टर दिखता है उनके घर में, जो खुद एक्शन स्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम लेते हैं इस सीन में। इसी रूम में 1982 क्रिस्टोफर रीव की फिल्म मॉन्सिग्नर का पोस्टर भी दिखता है। आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस MGM के फाउंडर लुइस बी मेयर का नाम लिया जाता है। इस एपिसोड के आखिरी पलों में ट्रेवर साइमन के घर में टूटा हुआ वॉल देख लेता है, उसके सुपर पावर की वजह से हुआ था जो साइमन कंट्रोल नहीं कर पाया। अगेन राइटर्स एंड्रिगेस और डेस्टिन किरदारों को इंटरेस्टिंग जगह पे छोड़ देते हैं। इस एपिसोड में दुविधा है, बढ़ती हुई दोस्ती भी और क्राफ्ट भी। इसी दुविधा के साथ शुरू होता है एपिसोड 3 जिसका टाइटल है पैकोमा, जो उस जगह का नाम है जहाँ से साइमन आता है। इसी एपिसोड से क्लियर है कि साइमन बचपन से ही सुपर पावर था। एक फ्लैशबैक सीन से क्लियर है। एक मीटिंग सीन में DODC का प्रेजेंट दिखाया जाता है जो शी-हल्क सीरीज में दिखाया गया था, जहाँ एमिली ब्लॉन्स्की एके एबोमिनेशन को रखा गया था। इसे एज ऑफ नाउ सुपर मैक्स प्रेजेंट कहा जाता है। ट्रेवर और साइमन के बीच सीन्स में कॉप ड्रामा सीरीज रुकी का नाम लिया जाता है। सिंगर बेलिंडा कार्लसे के साथ ट्रेवर के इंटरेक्शन की बात भी की जाती है। क्लिप में फाइनली हम मिलता है साइमन के भाई एरिक विलियम्स से, जो कॉमिक्स में था फेमस विलन ग्रिम रीपर। एक्टर डिमिट्रियस ग्रूस ने निभाया इस किरदार को। इस सीरीज में एरिक हमेशा से उस फैमिली का खराब बच्चा था। उसकी माँ मार्था, जिसे इस सीरीज में निभाया है शोला एदेविजू ने, उसे पसंद नहीं करती थी और उसके पिता स्टैनफोर्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो एरिक को डिसिप्लिन करे, पर पिता बिजनेस में बिजी थे और एरिक को बिगड़ने दिया। मार्था हमेशा से साइमन को ज्यादा प्यार करती थी, जो इस सीरीज से भी क्लियर है, जिसके वजह से एरिक अपने भाई से नफरत करता था। हालांकि इस सीरीज में एरिक को ग्रिम रीपर के रूप में नहीं दिखाया गया, उल्टा उसे एक ऐसा भाई दिखाया गया है जो पारिवारिक है और सक्सेसफुल भी है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। पर हाँ, कॉमिक्स में एक बार एरिक की वजह से उसके घर में आग लगी थी और इस एपिसोड के पहले सीन में बताया जाता है कि घर में आग लगी थी और उसका ब्लेम साइमन को दिया गया था। हो सकता है कि ये एरिक का ही काम हो। उसका ब्लेम साइमन ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने आप पर ले लिया। अगर सीजन 2 या 3 हुआ तो एरिक का विलनी रूप दिख सकता है शायद। एक फ्लैशबैक सीन में स्टैनफोर्ड विलियम्स को दिखाया जाता है जो एक लविंग फादर दिखाया गया है कॉमिक्स से अलग, जहाँ वो एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका अपने बेटों पर कोई ध्यान नहीं था। इस सीरीज में स्टैनफोर्ड इंडस्ट्री नाम की कोई कंपनी नहीं है। स्टैनफोर्ड एक नॉर्मल कॉमन इंसान है। कैप्टन अमेरिका पर एक नोट दिया जाता है। इस एपिसोड में एक आउटस्टैंडिंग सीन में दोनों भाइयों के बीच बहस में साइमन का फुल पावर रेज दिखता है। एपिसोड 4 का टाइटल है डोरमैन, जो है पूरा ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड। ये कहानी कहती है डेमार डेविस की। स्टैंड अप कॉमिक ब्रायन बॉवर्स को कास्ट किया गया एज डेमार डेविस एके डोरमैन, एक म्यूटेंट जो अपनी बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पोर्टल में टेलीपोर्टेशन कर सकता है, वो विजन की तरह फेस भी कर सकता है कई से। उसने द ग्रेट लेक्स एवेंजर्स नाम की टीम को लीड किया था। तो बेसिकली क्यों सुपर हीरोज में हॉलीवुड एंट्री नहीं है ये पता चलेगा इस एपिसोड में। एक्टर जॉर्ज गैट का कैमियो देखने को मिलता है इसी एपिसोड में, जो खुद का किरदार निभा रहा है। जॉर्ज के एनिमेटेड मूवी फ्रोजन का नाम लिया जाता है, जिस मूवी में ओलाफ नाम के किरदार का आवाज देकर जॉर्ज फेमस हो गए। डोरमैन को पावर्स मिले थे एक रॉक्सन कंपनी के गाड़ी से गिरते हुए एलिमेंट से, उसे छूकर। हालांकि कॉमिक्स में ये किरदार म्यूटेंट है। रॉक्सन मार्वल कॉमिक्स एक बदमाश कंपनी है जो कई MCU प्रोजेक्ट्स में टीज हो चुका है, जैसे लोकी सीरीज, आयरन मैन 1 एक्सेट्रा। रॉक्सन कंपनी और अजीब एलिमेंट्स लाजे MCU में कोई नई बात नहीं है। एजेंट कार्टर नाम की सीरीज में जो MCU कैनन शो है, जहाँ कैप्टन अमेरिका के प्यार पैगी कार्टर की कहानी कही जा रही थी, उस शो में भी रॉक्सन कंपनी को दिखाया गया था इसी तरह के एलिमेंट से एक्सपेरिमेंट करते हुए। इस एलिमेंट को उस शो में कहा गया था डार्क फोर्स। डार्क फोर्स कॉमिक में उस नेगेटिव ऊर्जा को कहा जाता है जो आती है डार्क फोर्स डायमेंशन नाम की जगह से, और इसमें किसी न किसी रूप में चेतना भी हो सकती है। कुछ म्यूटेंट्स इस ऊर्जा को प्राकृतिक रूप में उपयोग करने में सक्षम होते हैं और इसीलिए शायद डेविड इसका इस्तेमाल कर पाया, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेंट जीन है, क्योंकि कॉमिक्स में वो एक म्यूटेंट है। वैसे कॉमिक्स में डार्क फोर्स का इस्तेमाल एक और सुपर हीरो करते दिखाया गया है, क्लोक नाम का सुपर हीरो, जिस पर बहुत पहले एक टीवी सीरीज बन चुकी है क्लोक एंड डैगर नाम की। डार्क फोर्स को इंट्रोड्यूस करके क्लोक एंड डैगर फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है MCU में। उसके बाद वो एक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ है बहुत सारे दरवाजे। इसके बाद से उसे मालूम पड़ता है वो कहीं से भी कहीं टेलीपोर्ट कर सकता है और उसके शरीर से कोई भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। जॉर्ज गैट डेविस को एक एक्टिंग किक देते हैं एक फिक्शनल मूवी कैच ग्रैब में, जिससे वो हो जाता है बड़ा पॉपुलर। इसी दौरान एक सीन में डेविस दिखते हैं अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में, जहाँ वो दिखते हैं एक काले कलर का मास्क के साथ जिसमें 2 ट्रायंगल्स, जो उसकी कॉमिक बुक एक्यूरेट मास्क है, और वो दिखता है कई बार काले कलर के कपड़ों के साथ। डेविस सेरेब्रल जस्टिस नाम की रियल लाइफ शो में भी अपीयर हुआ था एज डोरमैन। टेलीविजन प्रेजेंटर और फॉर्मर फुटबॉल
प्लेयर माइकल सेरन पर भी रेफरेंस किया जाता है। इस एपिसोड में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज का भी नाम लिया जाता है यहाँ पर। फाइनली इनक्रेडिबल हल्क का नाम लिया जाता है जो फिल्म आई थी 2008 में। तो हल्क कब से एमसीयू की दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो काफी सारे डीप मेटा हॉलीवुड जोक्स है सीरीज में जो सबके लिए समझना मुश्किल है, इसलिए सीरीज सबके लिए नहीं है। खैर आखिरी पल में दिखाया जाता है कि कैच ग्रैब 2 के दौरान जॉर्ज गैट डेविस के अंदर घुसता है और उस डोर वाले डायमेंशन में ही हो जाता है गायब। जी हाँ दोस्तों, असली एक्टर जॉर्ज गैट एमसीयू की दुनिया में हो गया है मिसिंग और तभी से हॉलीवुड में सुपर हीरोज का काम करना हो जाता है बंद। क्लॉस को कहा जाता है डोरमैन क्लॉस। जिस आउटलेट में ये खबर बोली जा रही है उसका नाम है हॉट गॉस, जो एक रियल लाइफ एंटरटेनमेंट न्यूज आउटलेट का नाम भी है। अब आते हैं एपिसोड 5 पर, इसका टाइटल फाउंड फुटेज है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि ट्रेवर का मैंडरीन है टीनेजर्स में काफी पॉपुलर। America, this is another lesson. एपिसोड की शुरुआत होती है लॉस एंजेलिस के व्यू के साथ, जिसमें दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का बोर्ड जो एपिसोड 1 में भी दिख चुका है। ट्रेवर साइमन के साथ डिनर करते समय इससे पहले एक पॉकेट डायमेंशन में रहने की बात करता है, जो शांगची वाले डायमेंशन तालों की बात कर रहा है वो यहाँ पे। तभी ट्रेवर के ड्रग पास से एक गैंगस्टर आता है जो साइमन ट्रेवर को पीटने की कोशिश करता है और उसी वक्त ट्रेवर को अपना सुपर पावर दिखाने का मौका मिलता है। ये फाइट करते हुए एक बच्चा उनको रिकॉर्ड कर लेता है। इसके पीछे दोनों पढ़ते हैं और रास्ते में दिखता है डिज्नी की रिसेंटली रिलीज फिल्म ब्रिगेड का पोस्टर, जिसने बड़े पैसे कमाए थे। तो इन सीरीज प्रमोशन कर रहा है डिज्नी यहाँ पर। ये एपिसोड फनी होने की कोशिश करता है पर कोशिश ही करता है। फाइनली डस्टिन हॉफमैन की एक और फिल्म 1986 की अमेरिकन बफेलो मूवी पर भी रेफरेंस किया जाता है इस एपिसोड में। एपिसोड 6 का टाइटल है कॉल बैक, क्योंकि ये पूरा एपिसोड वन कवैक और उसके फिल्म वंडर मैन की प्रिपरेशन के इर्द गिर्द घुनी जाती है। एक्लेम फिल्म मेकर वन कवैक का किरदार निभा रहे हैं ज़ैटक्लो बुरिक, जिन्होंने सुपरमैन फिल्म में वासिल गुरगोस का किरदार भी निभाया था। इस तरह की भरमार है यहाँ पर। एक्लेम फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलान का मेंशन किया जाता है और एक्लेम फिल्म मेकर पॉल थॉमस एंडरसन का जिक्र भी होता है यहाँ पर, जिनकी रिसेंट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है इस साल। तो दोनों एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। एक फ्लैशबैक सीन में ट्रेवर स्ट्रैटजी का मैंड्रिन वाला ऑडिशन दिखाया जाता है, जहां देखने को मिलता है कि बेचारा फंसा कैसे इस मैंड्रिन वाले जाल में। और आखिर में ट्रेवर आयरन मैन 3 से अपना ये लाइन भी बोलता है। Some people call me a terrorist. एंड कोवाक के एक बोर्ड दिखता है यहाँ पर जो भरा पड़ा है एमसीयू ईस्टर एग से। ब्लैक पैंथर का चित्र दिखता है, इसके ऊपर दिखता है लेटिशिया राइट का फोटो एज नई ब्लैक पैंथर। थॉर का शरीर दिखता है, कैप का एक और फोटो दिखता है जहाँ उसका शील्ड दिखाई देता है। एवेंजर्स के एलियन चितारी का एक फोटो दिखाई देता है। नीचे आप आयरन मैन का चित्र देख सकते हैं। वैन के पीछे एक क्री का चित्र है नीले कलर का और उसके ऊपर है एक स्कल का चित्र, दोनों जो कैप्टन मार्वल द मार्वल्स मूवीज में देख चुके हैं। क्या ये अवतार मूवी से एलियन प्रजाति नावी का फोटो है? क्री के जस्ट ऊपर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के आखिरी पलों में सोते हुए जायंट ग्रूट वाले सीन की तरह ही लगता है। नीचे कुछ पुराने जमाने के टाइपराइटर्स दिखते हैं जो आजकल गायब भी हो गए हैं। क्या ये जैक स्नाइडर की मूवी वॉचमैन के किरदार डॉक्टर मैनहट्टन का फोटो है यहाँ पर? किरदार को निभाया था उस मूवी में इस सीरीज की लीड स्टार या नहीं। तो काफी फेमस सुपर हीरो किरदारों को जो अलग अलग फ्रेंचाइजेस है उनको डाला गया है इस बोर्ड में, जो नोवा के इंस्पिरेशन होंगे, जिससे वो ये वंडरमैन रिब्यूट करना चाहता होगा। वन कवैक सुपर हीरोज के बारे में बात करते हुए गॉड का मेंशन करता है, जो थॉर, ओडिन, लोकी जैसे किरदारों पर मेंशन है। एक रिहर्सल के दौरान साइमन प्रिटी वुमेन मूवी से एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के किरदार की कन्फ्रंटेशनल सीन को रिक्रिएट करता है। वही एक नॉस्टैल्जिक मूवमेंट में ट्रेवर सिंगर रॉबर्ट पामर के साथ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है, जब रॉबर्ट अपना आइकॉनिक गाना एडिक्टेड टू लव गा रहे थे। और फिर वो एक ब्रिलियंट स्कैरी सीन जहां साइमन एक आदमी के चेहरे को फोड़ देता है मुक्का मार के। मुझे लगा फाइनली कुछ हो रहा है सीरीज में, क्योंकि अभी तक ये सीरीज काफी स्लो चल रही थी, पर अफसोस ये सीन सपना निकला। ट्रेवर और साइमन वन कवैक को इम्प्रेस करते हैं और दोनों फिल्म में कास्ट हो जाते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में एक सीन में दिखता है कैप्टन अमेरिका का शील्ड। साइमन, ट्रेवर और उनके एजेंट के बीच एक सीन में डिज्नी हॉटस्टार राइवल नेटफ्लिक्स पर तंज किया जाता है। वही उनका एक इंटरव्यू सेटअप किया जाता है जर्नलिस्ट के साथ, इसका नाम है कैथी फ्राइडमैन, जो इस एपिसोड का टाइटल भी है। ये जर्नलिस्ट स्टार्स को बदनाम करने के लिए जानी जाती है, जिसकी कॉन्टेक्स्ट में एक्टर्स जोसेफ गॉर्डन-लेविट और ग्लेन हावर्टन की बात की जाती है। उनकी जिंदगी को लेके कुछ बातें बोली जाती है जो सच में है कि नहीं पता नहीं। लाली ये हॉलीवुड वाले ऑडियंस को पता चलेगा, इंडियन ऑडियंस के लिए ये थोड़ा एलियन है, इसीलिए ये शो सबके लिए नहीं है। साइमन एक सीन में अपने फॉर्मर गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है। किरदार को निभाया ओलिवर थर्लबी ने, जो कहती है ये And I hope one day you find someone that you can trust. क्या ये वांडा मैक्सिमॉफ और नॉट है, जिसका काफी लंबा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चला था कॉमिक्स में साइमन विलियम्स के साथ। इस इंटरव्यू के दौरान ट्रेवर की पोल खुल जाती है एस साइमन को पता चल जाता है कि डीओडीसी ने उसे भेजा था साइमन के ऊपर नजर रखने के लिए। उसके बाद होता है एक आउटस्टैंडिंग कन्फ्रंटेशनल सीन और उसी के बाद होता है एक और ब्रिलियंट सीन जहां साइमन अपना पूरा पावर दिखाता है, एक पूरे सेट को बर्बाद कर देता है। फाइनली हम मिलते हैं फिनाले एपिसोड में, जहां ट्रेवर सैटली का पूरा आर्क देखने को मिलता है, अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए दोस्त के लिए बलिदान दे देता है अपना एक्टर। एज वो पिछले एपिसोड के आखिरी पलों में साइमन के द्वारा किए हुए कांड का ब्लेम खुद पर लेता है, सबके सामने खुद को अनाउंस कर देता है एज द मैंडरीन। बेन किंग्सली का परफॉर्मेंस ट्रेवर फिर से सीन स्टीलर है इमोशनल अपील के साथ। साइमन पहली बार दिखता है अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में, जो कॉमिक एक्यूरेट है, काले कलर का कॉस्ट्यूम जिसमें डार्क पिंक कलर से बड़ा सा W लिखा हुआ है और डार्क पिंक कलर का चश्मा पहना है उसने, बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट। स्लीव्स खुले हुए हैं ताकि याया को बॉडी दिखाने का मौका मिले। साइमन का सपना पूरा होता है जहां उसे अपनी फिल्म की प्रीमियर अटेंड करने का मौका मिलता है अपने परिवार के साथ। फिर एक मंडेन सीन दिखाया जाता है जहां साइमन एक फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है और वहां सिंगर
दुआ लिपा का नाम मेंशन किया जाता है। साइमन के इस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का रीजन है कि उसे उस DADC के जेल में पहुंचना है जहाँ उस फैमिली का हेड काम करता है। वो वहाँ पहुंचता है। इस सीन के दौरान क्लेरी अपने बॉस को बताता है कि जब साइमन वंडर मैन वाले सेट को बर्बाद किया था तब जो एनर्जी उसने एमिट की थी वो आयोनिक एनर्जी है। ये उसी एलिमेंट का नाम है जिससे कॉमिक्स में जीमो ने वंडर मैन को पावर्स दिए थे, तो उसी कॉमिक बुक चीज को यहाँ डाला गया है। एक अच्छा कनेक्शन है। फाइनली इस एपिसोड के अंत में साइमन ट्रेवर जो जेल से छुड़वा लेता है। जैसे कई हॉलीवुड फिल्मों में आखिर में हीरो हीरोइन करीब आते हैं और मिल जाते हैं, वैसा कुछ हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट करते हैं। पहली बार साइमन अपने फ्लाइट के पावर्स दिखाता है, यानी कि उड़ के निकल जाता है। आखिर ये कहानी है इन दोनों की दोस्ती की, इन दोनों की प्यार की। वंडर मैन सीरीज को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। सीरीज अलग है, किसी भी हालत में एक MCU प्रोजेक्ट जैसे नहीं लगती, मजा उतना नहीं आता। स्लो पेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, साथ ही मेटा जोक्स जो शायद हॉलीवुड वालों के लिए फनी होगा, हमारे लिए नहीं। डेस्टिन के किरदार और पकड़, उनके क्राफ्ट और बेन किंग्सली का परफॉर्मेंस इसे थोड़ा बहुत वॉचेबल बनाती है। ये ना लोकी है ना वंडर विजन, ना ये फनी है जो इसे होना चाहिए था। सीक्वल की बात चल रही है, इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वंडर मैन की कॉमिक बुक लोर में कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। आपको कैसे लगे MCU के टेलीविजन विंग का नया प्रेजेंटेशन, बताइए कमेंट्स में। साथ ही लाइक कर दीजिएगा ना प्लीज। बॉर्डर 2 का धमाकेदार रिव्यू है, आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।